हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पे आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और इस प्रशिक्षु बैच का उद्देश्य है आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त हों डीएलएड में और आप अच्छे से जो है उसको प्रिपेयर करें और उसके साथ साथ जो है आप टीचिंग से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो जल्द से जल्द मेरे इस यूट्यूब चैनल को टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और आप हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले अपना शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पर हम हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और इस क्लास की टाइमिंग है 5 बजे की। ठीक है, अब आपको और सब्जेक्ट जो पढ़ा रही हैं वो पढ़ानी है इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। अंजलि मैम की क्लासेस की टाइमिंग 4 बजे की है और वो कंप्यूटर भी आपको पढ़ाएंगी, तो कंप्यूटर की टाइमिंग 3 बजे की है। और आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे 6 बजे, तो इनके साथ भी जुड़ना ना भूलिए। ये आपको एकदम से बेसिक से मैथ सिखाएंगे जो भी आपको डीएलएड में आता है, क्योंकि डीएलएड में सब कुछ आपको बेसिक ही सीखना है, बच्चों के लेवल का सीखना है, बच्चों से लेवल क्योंकि आपको जब पढ़ाना है तो बच्चों को लेवल का ही सीखना पड़ेगा कि ताकि आप बच्चों को कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं। जब आप खुद सीखेंगे तभी आप पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर अपनी क्लास जो है एक नया चीज़ लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो पहले हम अपना ये देखते हैं, यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके विषय का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, ईडियो फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे तो सब इसे ईडियो फर्स्ट के नाम से ही जानते हैं, बहुत कम बच्चों को बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पता होगा। इसीलिए मैं आपको ये रोज़ रोज़ बताती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और इसके लिए आपको 50 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। इस पेपर में आपको 50 अंक लाने पड़ेंगे, तो 50 में से आप जैसे तैयारी करेंगे आपके वैसे मार्क्स आएंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में उनकी उपयोगिता, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें आज हम जो सिद्धांत करने वाले हैं वो करने वाले हैं पेवलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इससे पहले की क्लास में हमने प्याजे चाचा जी को पढ़ा था। ठीक है, तो आप मेरी प्याजी चाचा जी की क्लास जो है आप अच्छे से देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी बाकी की क्लासेस। तो आज हम पेवलोव के बारे में अच्छे से इसका एनालिसिस करेंगे कि इसने क्या सिद्धांत दिया था, किस पे सिद्धांत दिया था। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि प्याजे ने किसके ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो किसके ऊपर किया था? कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, किसके ऊपर किया? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जीन प्याजे जो थे उन्होंने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पेवलोव का सिद्धांत क्या है? पेवलोव का सिद्धांत। पेवलोव का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? अनुबंधन सिद्धांत इसी को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और एस टाइप थ्योरी। क्या कहते हैं? एस टाइप थ्योरी। तो यहाँ पर आप इसमें देख ही रहे होंगे कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया है? वो कुत्ते पर किया है। किस पर किया है? कुत्ते पे किया है। तो इस हम प्रयोग के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको सब कुछ बाकायदा सारी चीज़ें बताते चलूँगी। पहले मैं बताऊँगी आपको पेवलोव कौन थे और किस तरीके से इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, फिर इसका उद्देश्य पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग प्रेजेंट हो गए हैं। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेवलोव का सिद्धांत। ठीक है, पेवलोव का सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये इसका नाम है। ये इसको मैं बार बार इसलिए आपको लिख के मतलब कि बार बार बोल रही हूँ इनके सिद्धांत को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। मैं जितने भी आपको सिद्धांत करा रही हूँ, चाहे प्याजे ले लीजिए, चाहे कोलबर्ग ले लीजिए, चाहे पेवलोव ले लीजिए, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो है आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है
इनका नाम क्या है? इवान पेवलोव व्यवहारवादी विचारधारा के ऐसे जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। तो व्यवहारवादी विचारधारा के क्या थे? प्रथम मनोवैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने किया था कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का निर्माण किया। ये पहले व्यक्ति थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो है निर्माण किया, या इस सिद्धांत को लाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इनका नाम क्या है? इवान पेवलोव। ठीक है, इवान पेवलोव। ठीक है, और ये कौन सी विचारधारा के हैं? ये हैं व्यवहारवादी विचारधारा के। किस विचारधारा के हैं? व्यवहारवादी विचारधारा के हैं। इसी सिद्धांत के लिए इन्हें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सिद्धांत के लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया जाएगा। तो आपसे अगर आपसे जो है वन लाइनिंग क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि पेवलोव को उनके सिद्धांत के लिए कौन सी सन में जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कौन सी सन थी? 1904 में किया गया था। और किस सिद्धांत के लिए? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। ठीक है, पेवलोव का मानना था कि प्रत्येक प्राणी अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा से अधिगम करता है, जिसे वह आसानी से सीख लेता है। ठीक है, क्या है? इनका ये मानना था कि प्रत्येक प्राणी जो है अनुकूलित अनुक्रिया से अवधारणा से अधिगम करता है, मतलब सीखता है। ठीक है, अनुकूलन और अनुक्रिया से क्या है? सीखता है, और इससे वह क्या करता है? आसानी से सीख पाता है। अब हम आगे जानेंगे इनके सिद्धांत के बारे में। अब इनके सिद्धांत के ये जो अन्य नाम दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप चाहे CTET ले लीजिए, चाहे UP टेट ले लीजिए, चाहे DSSS ले लीजिए, या आपका KVS ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए टीचिंग से रिलेटिव, उसमें जो है इन सिद्धांत के बारे में, इनको लाने वाले कौन थे, इसके बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और प्लस इन्होंने किस एनिमल के ऊपर जो है इस सिद्धांत को प्रयोग किया था। ठीक है, कि इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रयोग जो है किस एनिमल पे किया था, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट एनिमल के नाम दिए जाएंगे, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा इन्होंने कौन से एनिमल पे किया। अगर आपने इसको इनके थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर अच्छे से इसको कर भी पाएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें है अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? हम अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? CR सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? CR सिद्धांत कहते हैं। CR थ्योरी भी कहते हैं, और SR थ्योरी भी, S थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, S थ्योरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, थर्ड इसमें है परिणात्मक सिद्धांत। इसे ही हम क्या कहते हैं? परिणात्मक सिद्धांत कहते हैं। मेरे साथ आप बोलते जाइए, इसे कहते हैं और क्या कहते हैं? इसे परिणात्मक सिद्धांत कहते हैं। पहले हमने क्या बताया? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, CR सिद्धांत, S थ्योरी, परिणात्मक सिद्धांत। चौथा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पांचवा इसमें है संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। ये यहाँ पर सिद्धांत आएगा, सीखने का सिद्धांत। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। 6 इसमें है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इनको एकदम से आप रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इनके इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको अच्छे से समझा, मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस थ्योरी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, तो एक एक चीज़ बाकायदा बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे और देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों ने लिखा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजना। अस्वाभाविक उत्तेजना को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं, के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से है। ठीक है, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से है। इसके लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो पहला इसमें है एग्जाम्पल की गोलगप्पे की दुकान को देखकर मुंह में लार आना। किस किस के मुंह में लार आ जाती है गोलगप्पे की दुकान को देख के? बताइए मुझे। तो सभी के मुंह में आती है, क्योंकि गोलगप्पे तो सभी को पसंद होते हैं। तो गोलगप्पे की दुकान को देख के मुंह में लार आ जाना। ठीक है, और दूसरा इसमें एग्जाम्पल है कि समाज के बहुत से लोग धोगी कहने से चिढ़ते हैं। अगर किसी को आप धोगी कह दोगे तो वो चिढ़ जाएगा। तो किसी को आप भगत जी कह दोगे तो भी वो क्या होता है? चिढ़ जाता है। ठीक है, चिंतित हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिढ़ने वाले व्यक्ति की जीवन में कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित
हो जाती है, जिसे याद करके वह दुखी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उसको इस नाम से संबोधित करेंगे, कोई ऐसा नाम ले देंगे जो क्या है उसके जीवन में पहले घटना घट चुकी है और उससे क्या है वो उसे पसंद नहीं थी, उसके लिए वो घटना क्या थी, अप्रिय थी, और उसको सुन के क्या होता है, बहुत दुखी हो जाता है वो। तो इसीलिए ही क्या है वो चिढ़ता है। अब आगे देखते हैं। पैवलोव का कहना था कि जब कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के संपर्क में होता है तथा उससे प्रेरित होता है तो उसके शरीर से संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूलित अनुक्रियाएं करने लगते हैं। कि अगर हम किसी चीज़ से, मान लो हम हैं किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो हम उसके लिए क्या है, अपने मतलब हमारी बॉडी है तो उसके लिए वो भी कुछ ना कुछ क्रिया करेगी, ठीक है, उसके प्रति क्या है, प्रतिक्रिया करेगी, ठीक है। तो यही अनुक्रियाएं आगे चलकर अधिगम में परिवर्तित हो जाती हैं। यही क्या हो जाती हैं, इन्हीं को हम सीख जाते हैं और ये कि हमारे अधिगम का रूप ले लेती हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। बहुत लंबा नहीं होगा ये क्लास हमारी, ये क्लास हमारी बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि वही मैं आपको बताऊंगी जो आपको इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए इन्होंने, ये हैं पैवलोव है, ठीक है, और ये इनका कुत्ता है जिसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, और ये इनके क्या है, सहयोगी हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम की तस्वीर है जब इन्होंने प्रयोग किया था, सही है। अब हम इसी को जो है बहुत अच्छे से डिटेल में बेसिक से सीखेंगे कि किस तरीके से प्रयोग किया था और क्या प्रयोग था इनका और क्या उपयोगिता थी इस प्रयोग की। तो यहाँ पर देखते हैं पैवलोव का प्रयोग, ठीक है, पैवलोव का प्रयोग। तो पैवलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। किस पर किया, कुत्ते पे किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया है, कुत्ते पर किया है, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, इनके प्रयोग को। इन्होंने किस पे किया है, पैवलोव ने कुत्ते पे किया है। किस पे किया, कुत्ते पे किया। इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया। कैसे कुत्ते को, भूखे कुत्ते को, ठीक है। तो इन्होंने किस पे किया, इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया। किसको, भूखे कुत्ते को भोजन दिया, जिससे भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी। क्या है, भोजन को देख के क्या हुआ, कुत्ते की लार टपकने लगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता है, अगर हम अच्छा भोजन देख लेते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग की लार टपकने लगती है, आपके साथ भी होता होगा। तो पैवलोव ने बताया चूंकि भोजन देखकर लार टपकती है, इसीलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। अगर भोजन को देख के जो है कुत्ते की लार टपक रही है तो क्या है, ये स्वाभाविक जो प्रक्रिया है। तो पैवलोव ने जब कुत्ते को भोजन दिया तब घंटी बजाई। क्या किया यहाँ पर इन्होंने, तब क्या बजाया, घंटी को बजाया। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चली। क्या है, कई दिनों तक ऐसे ही इन्होंने क्रिया चलाई कि मतलब कि जो कुत्ते को भोजन देते थे तो क्या करते थे, ये घंटी बजाते थे, ठीक है। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चली। कुछ दिन बाद पैवलोव ने केवल घंटी बजाई। क्या किया, केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। पहले क्या कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे और भोजन दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने केवल घंटी बजाई है और कुत्ते को भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह में क्या आ गई, लार टपकने लगी। क्योंकि ये क्या हो गया, ये स्वाभाविक प्रक्रिया उसकी बन गई, ठीक है। लार टपकना तो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन पहले वो केवल भोजन को देख के उसकी लार टपकती थी। अब क्या हुआ, अब अगर घंटी बजती है तो उसे लगता कि अरे घंटी बज गई तो मुझे खाने को मिलेगा, तो घंटी बजते ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। पैवलोव ने बताया चूंकि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया और केवल घंटी सुनाकर ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। मतलब कि उसने घंटी की आवाज़ सुनी और उसके मुंह में से लार टपकने लगी, इसीलिए यह अनुबंधित प्रक्रिया हुई। जो लार टपकी है, घंटी बजने के बाद लार टपक रही है, तो क्या है, अनुबंधित प्रतिक्रिया है। और जो पहले भोजन उन्होंने दिया था तो लार टपकी थी, वो क्या थी, स्वाभाविक प्रक्रिया थी, ठीक है। क्योंकि लार टपकने का संबंध घंटी की ध्वनि से हो गया, ठीक है। उसे समझ में आ गया कि जब घंटी बजेगी, उसे घंटी की सुनाई मतलब आवाज़ सुनाई देगी, तभी उसको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो इसीलिए अगर उन्होंने केवल घंटी भी बजाई है तो उसके मुंह में से लार टपकने लगी। दूसरे शब्दों में कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया। मतलब कि उसको सुन के भी उसे यही लगता था कि मतलब उसे घंटी को सुन के भी उसे यही लगता था कि भोजन मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको एक चित्र के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कुत्ता है, ये आप अपना कुत्ता समझ लीजिए कि आपका डॉगी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन के
कंडीशनिंग से पहले, जब भोजन देने से पहले इन्होंने क्या किया, खाने को देख के इसकी लार टपक रही थी। ये क्या थी, स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ठीक है, क्या थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी पहले में। अब सेकंड में क्या कर रहे हैं, इन्होंने ओनली घंटी बजा दी, तो घंटी बजाई तो इसकी प्रतिक्रिया क्या थी, इसने कुछ नहीं करा, ये केवल बस बैठा रहा। ठीक है, घंटी बजाने पे उसे लगा ही नहीं, मुझे क्या पता क्यों बज रही घंटी, बस वो बैठा है, लेकिन खाना को देख के उसकी लार टपक रही है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कई दिनों तक थर्ड इसमें दिया है, इसमें थर्ड में दिया है कि इन्होंने कई दिनों तक क्या किया, जब खाना देते थे तो घंटी भी बजाते थे। तो घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन, ये थर्ड कंडीशन थी। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या थी, इसकी लार टपक रही है, यहाँ देख रहे हैं इसकी लार टपक रही है। ठीक है, तो अगली बार क्या हुआ, अगली बार इन्होंने केवल घंटी बजा दी, इन्होंने यहाँ पे खाना नहीं दिया इसे, ओनली घंटी बजा दी, फिर भी इसकी क्या है, लार टपक रही है। ये देख रहे हैं आप, लार टपक रही है। ठीक है, और लेकिन तो इसको क्या हुआ, इसको ये समझ में आ गया कि घंटी बजेगी तब मुझे भोजन मिलेगा। जब इन्होंने पहले घंटी बजाई थी पहली कंडीशन में, तो इसने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी थी, लेकिन जब फोर्थ कंडीशन में इन्होंने घंटी बजाई है तो क्या है, इसकी लार टपकने लगी, तो क्या अनुबंधित हो गया, मतलब इसको पता चल गया कि जब घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा। सही है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते थे। तो उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से उम्मीद है मैं आपको अच्छे से पैवलोव का जो प्रयोग था वो अच्छे से समझा पाए होंगे, आप अच्छे से समझ भी पाए होंगे। ठीक है, तो ये आप आता है, इसको आप इसी तरीके से लिख के आइए। अब हम आगे देखते हैं, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के कुछ नियम हैं। तो क्या नियम है, समय का नियम। तो दोनों उद्दीपकों के बीच कम समय होना चाहिए। कितना, दोनों उद्दीपकों के बीच क्या, कम समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने जैसे मान लो आपने घंटी बजा दी, आप उसको कम से कम 7 दिन के बाद भोजन दे रहे हैं, या घंटी बजा दी तो 7 दिन के बाद दूसरा उसको स्टेप पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो कुछ जब उद्दीपकों के बीच में क्या है, कुछ समय का अंतराल हो, कुछ समय, ज़्यादा समय का अंतराल ना हो। ठीक है, कम समय हो। तो आगे देखते हैं, सेकंड है तीव्रता का नियम। क्या है, तीव्रता का नियम। भोजन से पहले घंटी बजने में तीव्रता होनी चाहिए। भोजन से पहले घंटी बजने में क्या होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, और घंटी की ध्वनि भी क्या होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसको घंटी सुनाई ना पड़े। ठीक है, थर्ड इसमें है व्यवधान का नियम। क्या है, व्यवधान का नियम, थर्ड नियम इसका है। और फोर्थ नियम है एक रूपता का नियम। क्या है, एक रूपता का नियम। और फिफ्थ है इसमें है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम तो आपको पता ही है, जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं वैसे हमें चीज़ों जो है याद होती रहती हैं। तो एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं यहाँ। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करते जाइए। अब हम इसकी उपयोगिता देखेंगे कि शैक्षिक उपयोगिता क्या है। इसकी शैक्षिक उपयोगिता, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। किस पर देता है, पुनरावृत्ति पर बल देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये सिद्धांत किस पर बल देता है, तो पुनरावृत्ति पर बल देता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को बार बार पुनरावृत्ति की जाए। तो अगर आप शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को बार बार जो है उसको किसी भी सब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ को क्या पुनरावृत्ति कराना चाहिए। पुनरावृत्ति से बच्चों को क्या है, अच्छे से याद हो जाता है। सेकंड देखते हैं, बच्चों को मालूम होता है कि अच्छा कार्य करने से वे पुरस्कृत होंगे तथा गलत कार्य करने पर उन्हें दंड मिलेगा। आपने देखा ही होगा, जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये बात अच्छे से पता होती है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जो है टीचर भी पुरस्कृत करेंगे, और घर में भी जो है सब लोग क्या हैं, बहुत अच्छे से पुरस्कृत करेंगे, हमें कुछ ना कुछ देंगे, हमें गिफ्ट मिलेंगे। और जो है अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें क्या है, दंड मिलेगा, हमारी मार पड़ेगी अच्छे से। तो इस प्रकार दंड और पुरस्कार का सिद्धांत भी अनुबंधन पर आधारित है। तो आपसे पूछा जाएगा दंड और पुरस्कार का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अनुबंधन पर आधारित है। अब थर्ड देखते हैं, संवेगात्मक रूप से कमजोर एवं मानसिक आश्वस्त बच्चों के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है। जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वो आश्वस्त होते हैं, उन बच्चों के लिए भी हम इस सिद्धांत का जो है सहारा ले सकते हैं, इसका उपयोग करके उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है, और वो मानसिक समस्या क्या हो सकती है, डर या भय हो सकता है। जो बच्चे डरते हैं, जिनके अंदर जो है भय बैठा होता है किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। इसके बाद फोर्थ इसमें है कि शिक्षक बच्चों के लिए विभिन्न भ्रम और मिथ्या विचारों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या है, बिल्ली का रास्ता काट जाना। तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, सब बच्चों के दिमाग में क्या है, पहले हमारी विचारधारा ऐसी थी कि बिल्ली रास्ता काट गया, अरे हम नहीं जाएंगे, कोई और चला जाएगा तब हम जाएंगे। ठीक है,
तो एक भ्रम होता है, एक मिथ्या होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये केवल एक हमारी रूढ़िवादिता पहले से चली आ रही है। तो बच्चों को इससे भी निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फिफ्थ इसमें है, यह सिद्धांत अच्छी आदतों के निर्माण तथा बुरी आदतों का व्यवहार है आचरण को दूर करने के लिए भी इस सिद्धांत का उपयोग होता है, ठीक है। तो फिफ्थ हमने इसकी उपयोगिता देख दी। अब सिक्स्थ उपयोगिता है, इस सिद्धांत की सहायता से बच्चों में उत्तम अनुशासन की भावना को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है, इससे सिद्धांत को करा के किसी भी तरीके से तो बच्चों के अंदर क्या है, अच्छे गुण डाल सकते हैं हम, उसकी बुरी आदतें हैं उसको छुड़वा सकते हैं, ठीक है। अनुशासन की भावना उसके अंदर आ जाएगी। और सातवां पॉइंट इसमें है, बालक जिन व्यक्तियों या घटनाओं के संवेगात्मक रूप से जुड़ा होता है तो उन व्यक्तियों तथा घटनाओं से मिली जुली यादों से स्वतः जुड़ाव महसूस करता है, ठीक है। क्या करता है, स्वतः जुड़ाव जो है महसूस करता है। तो यहाँ पर हम जो इसकी उपयोगिता भी देख सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आपको अच्छे से समझाने में भी सफल हुई होंगी, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और आप हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें। और आप मेरे साथ ध्यान रखिए, ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारी तैयारी जो है जो मेरे साथ ही करते रहिए, इससे आपको पता नहीं चलेगा आपकी बीटीसी की तैयारी कब हो जाएगी। और बीटीसी के साथ साथ आप जो है सीटेट की भी तैयारी कब कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपके कमेंट से, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आप देख रहे हैं, मैं आपको समझा पा रही हूँ, सही है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नए सिद्धांत के साथ। कोई और अधिगम का सिद्धांत मैं लेके आऊँगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके सिलेबस पे होगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।